सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आपने सुन रखा होगा कि मकाफ़ात अमल क्या होता है। मकाफ़ात अमल और क्यों कहते हैं कि ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। मकाफ़ात अमल का मतलब ये होता है अमल का बदला, अमल जो हम करते हैं और बदला जो हमें उस अमल के बदले में मिलता है, वो बदला हो गया। इस दुनिया में इंसान जो कुछ करता है उसका बदला ज़रूर उसे मिलता है, चाहे जल्दी चाहे देर से, फिर चाहे वो अच्छा भी हो या बुरा हो। अच्छाई की जज़ा जिस तरह ज़रूर मिलती है, हमारा ईमान है कि अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, उसी तरह बुराई की सज़ा भी मिलेगी। आज किसी का दिल दुखाओगे अगर, तो कल क्या आपका दिल नहीं दुखेगा? ज़रूर दुखेगा। आप अगर किसी का हक मारोगे आज, तो कल अपना हक भी आपको नहीं मिलेगा। यह है मकाफ़ात अमल। आज किसी को धोखा दोगे तो कल को खुद भी धोखा खाओगे। मगर बात तो सिर्फ समझने की है। अगर किसी के साथ बुरा करो और ख़ुद पर बुरा वक्त आ जाए, तब बैठकर ये ज़रूर सोचो कि मेरे साथ आखिर हुआ क्यों ऐसा और क्यों हो रहा है। और अगर जवाब ना मिले या हकीकत जानते हुए भी इस बात का एतराफ़ ना कर सको कि ये मकाफ़ात अमल है। मकाफ़ात अमल से मुतालिक हम सब ने बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी हैं, मैंने भी सुन रखी हैं, आपने भी सुन रखी हैं, बहुत सारे वाक़यात भी देखे होंगे। लेकिन आज मैं आपको मकाफ़ात अमल की, अब ज़रा गौर से सुनेगा नाजरीन, मैं आपको आज इस प्रोग्राम में मकाफ़ात अमल की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसके गवाह मुझ समेत बहुत सारे अफराद हैं। मकाफ़ात अमल की ये कहानी एक शख्स के गिर्द घूमती है और कुछ साजिशी कह दूँ तो गलत नहीं होगा, कुछ अफराद के गिर्द घूमती है। ये कहानी जुड़ी हुई है एक शख्स के ख्वाब से। वो ख्वाब देखा था पाकिस्तान की बेहतरीन आईटी कंपनी के सीईओ ने, और उसी ख्वाब की ताबीर के लिए उन्होंने बोल्ड मीडिया ग्रुप की लॉन्च का ऐलान किया, जिसका मकसद किसी को हराना नहीं था। 2014 में एक ऐसी आईटी कंपनी के मालिक जो दुनिया की बेहतरीन आईटी कंपनीज में शुमार की जाती थी, जो 1997 से कायम थी और आईटी सेक्टर में मुनाफे बख्श कारोबार करके पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही थी। जब 2014 आता है, 2014 में उसी आईटी कंपनी के मालिक ने मीडिया हाउस इंडस्ट्री में कदम रखने का सोचा और एक ऐसा इदारा बनाने का सोचा जो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इदारा होगा, जिस इदारे के क़याम के बाद रोज़गार के मौके दुगने हो जाएंगे, आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक आम आदमी के लिए सोचा, वो लोग जो सहाफ़त की डिग्री लिए बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको नौकरी मिल जाएगी। इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा था। अगर आप सोचें, पाकिस्तान के एक आम आदमी का फ़ायदा था। पूरी मीडिया इंडस्ट्री का फ़ायदा कह दूं कि था तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि अगर एक मुल्क में किसी सनत की अगर हम बात करें 4 फैक्ट्रियाँ हों, वो फैक्ट्रियाँ कितने लोग भर्ती कर सकती हैं आप बताइएगा? एक हद होगी। फिर मज़ीद लोग जो उसी सनत से जुड़े हुए हैं, उनको कैसे रोज़गार मिलेगा? कभी सोचा? एक और मिसाल ले लें, एक मुल्क में 10 मीडिया हाउसेस हैं, 10, एक और खुलेगा तो कितने हो गए? 11। फ़ायदा सबका होगा। 10 मीडिया हाउसेस मुल्क के कितने अफराद को रोज़गार दे देंगे? ज़रा सोचिए। यकीनन उतने को जितने की उनको ज़रूरत होगी, जितनी वैकेंसीज होंगी, जितनी जगह होगी। अब बाकी क्या करें? जब 11वां मीडिया हाउस खुलेगा तो यकीनी तौर पर लोगों के रोज़गार के लोगों को मौके मिलेंगे, उससे फ़ायदा सबका होगा। वो अफराद जिनको मौका नहीं मिल रहा, वो डिज़र्व करते हैं, वो मेरिट पर हैं, लेकिन मौके की तलाश में उनको भी मौका मिलेगा। और इसमें फ़ायदा मुल्क का था, पाकिस्तान का था। इसमें फ़ायदा मीडिया इंडस्ट्री का भी था, इसमें फ़ायदा पाकिस्तानी मईशत का था। लेकिन इसमें नुकसान था किसका? इसमें नुकसान था कुछ मुफाद परस्तों का। इसमें नुकसान था उन अफराद का जिन्होंने कई सालों से मीडिया हाउसेस खोले हुए थे और वो ये चाहते थे कि उनके मुकाबले का कोई दूसरा ना आ जाए, इसलिए कि वो लोग अपनी मनमानी करते थे। मुफाद परस्त लोग, वो लोग
ये वही तय करते थे कि एक आम सहाफ़ी को आखिर कितनी तनख्वाह दी जानी चाहिए, चाहे वो उससे ज़्यादा डिजर्व करता हो, चाहे ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन कितनी देनी चाहिए, और कुछ पसंदीदा सहाफ़ियों पर कितनी मेहरबानियाँ की जानी चाहिए। जब बोल की लॉन्च का ऐलान हुआ तो उन चंद अफराद को फ़िक्र लाहक हो गई। अपने कारोबार में इस तरह कह लें कि नुकसान होता हुआ दिखाई देने लगा। और फिर आगाज़ हुआ साजिशों का। 2014 में बोल मीडिया ग्रुप के ऐलान का सुनकर कुछ साजिशी अनासिर ने, आप समझ लें कि मुल्की मुफाद, वसी मुफाद को नज़रअंदाज किया और ज़ाती मुफाद को तरजीह दी। 2015 में ये साजिशें मज़ीद तेज़ हो गईं। बोल की लॉन्चिंग रोकने के लिए साजिशें मज़ीद तेज़ होती चली गई और फिर एक साजिश तैयार हुई जिसमें शामिल किया गया एक ऐसे सहाफ़ी को जिसको मुल्क दुश्मन कहकर मुल्क बदर कर दिया गया था। उस सहाफ़ी ने एक आर्टिकल लिखा, सिर्फ एक आर्टिकल, ना सबूत ना गवाह, सिर्फ एक आर्टिकल, सिर्फ एक अखबार में एक आर्टिकल, जिसको बुनियाद बनाकर 2015 में IT एक्सपोर्ट्स की सबसे मुनाफे बख्श कंपनी को बंद कर दिया गया, जो 1997 से, दोबारा याद करवा दूं, काम कर रही थी 1997 से। 6 घंटों में पूरे मुल्क में एग्जैक्ट के दफातर सील कर दिए गए, बंद कर दिए गए। 6 घंटों में एग्जैक्ट के मालिक समेत कई मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 घंटों में कई हजार खानदानों के चूल्हे ठंडे कर दिए गए। 6 घंटों में कितनी ही FIRs काटी गई, जो समझ आया वो इल्ज़ाम सर पर डाल दिए गए। सिर्फ 6 घंटों में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की पर कुछ साजिशियों ने वो कारीवार किया, वो कारीवार इस पाकिस्तान में रहने वाले आम आदमी को उठाना पड़ा, एक आम सहाफ़ी को उठाना पड़ा, एग्जैक्ट से जुड़े मुलाजमीन को उठाना पड़ा। ये ज़रा क्लिप देखिएगा। जी, तो ये वो IT कंपनी है जिसका क़याम 1997 में हुआ, यानी 1997 में, और 1997 से 2015 तक, 97 से 2015 तक पाकिस्तान में ही काम करती रही। उस वक्त तक ना कभी एग्जैक्ट का नाम लिया गया, ना कभी एग्जैक्ट से मुतालिक एक न्यूज़ किसी एक न्यूज़ चैनल पर आई। 18 साल तक ना कोई एक मुकदमा, ना कोई एक शिकायत, ना कोई एक न्यूज़ जो एग्जैक्ट के खिलाफ किसी भी चैनल पर देखी गई। अब आगे चलते हैं। अब सिर्फ एक आर्टिकल उन 18 सालों पर भारी था, और एक आर्टिकल लिखने वाला शख्स भी वो जिसका नाम डेक्लन वॉश, जिसे पाकिस्तान से खुद पाकिस्तान की साबिका हुकूमत ने निकाला था, ये कहकर कि वो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस है। और इस मुल्क दुश्मन सहाफ़ी की खबर पर, अगर मैं इसका जिक्र करूँ, डेक्लन वॉश, उसकी खबर पर हमारे मुल्क की मईशत के साथ वो दुश्मनी की गई जिसका तसव्वुर भी दूसरे ममालिक में गुनाह या जुर्म समझा जाता है। और ये सब किया क्यों गया? हर बात का कोई मकसद होता है, कोई वजह होती है, कोई बैकग्राउंड होता है। ये क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि एक ऐसी IT कंपनी जिसको काम करते हुए 18 साल का अरसा हो गया, जिसके खिलाफ कोई शिकायत किसी ने नहीं की, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, जिसने पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देने में एक अहम किरदार अदा किया, क्यों सिर्फ 6 घंटे में उसको बंद कर दिया गया? मैं बताती हूँ। सिर्फ इसलिए कि उस IT कंपनी के मालिक ने एक ख्वाब देखा था अपने मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, उनके मुफाद के लिए। ख्वाब क्या है बता देती हूँ आपको। IT के बाद मीडिया इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए भी एक बेहतरीन जिंदगी का ख्वाब, रोजगार के मजीद मौके पैदा करने का ख्वाब, मीडिया इंडस्ट्री से एक मखसूस निज़ाम के खात्मे का ख्वाब, मुलाजमीन को अच्छी तनख्वाहें देने का ख्वाब, जो जितनी तनख्वाह डिजर्व करता है उसको वो तनख्वाह देने का ख्वाब, टैलेंट के साथ इंसाफ करने का ख्वाब। और ये ख्वाब एक खौफनाक हकीकत था कुछ लोगों के लिए। उनमें एक नाम, मीर शकीलुर रहमान का नाम, वही मीर शकीलुर रहमान जिसकी गिरफ्तारी पर चंद लोग रोते हुए ये फरमा रहे हैं कि सहाफ़त पर हमला हो गया। इस बंदे की गिरफ्तारी सहाफ़त पर हमला है। कैसे? क्या कहते हैं जी? सहाफ़त को कैद कर लिया गया, सहाफ़त पर शब खून मारा गया। मीर शकील कौन है भाई? मीर शकील सहाफ़ी है,
जो मीर शकील है, क्या ये सहाफी दोस्त है? मीर शकील अगर सहाफी दोस्त होता तो गौर से सुनिए, तो बोल के खिलाफ क्यों साजिशें घड़ता, क्यों बोल को बंद करवाने के लिए सर तोड़ कोशिश करता? बोल के आगाज से मैं दोबारा पूछूंगी, फायदा किसका हो रहा था? एक आम सहाफी का, 100% एक आम सहाफी का। बोल के ऐलान से चले ये बताइएगा खुश कौन हुआ था? एक आम सहाफी। बोल से मुंसलिक होने का ख्वाहिशमंद कौन था? एक आम सहाफी। मीर शकील को ना सहाफ़त से कोई लेना देना था और ना ही एक आम सहाफ़ी से। मीर शकील को सबसे ज़्यादा अजीज़ क्या था? अपना कारोबार। सहाफ़त मीर शकील के लिए कारोबार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये वो खुद कहते हैं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, आई एम अ बिजनेसमैन। इस तरह देखिए, हमारा ये कारोबार है और हम हलाल से ये कमाना जानते हैं, तो हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूँगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म नहीं देंगे हम। हमारा ये कारोबार है और हम हलाल से ये जो बंदा ऐलान कह रहा है जी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, मैं कारोबार करता हूँ, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, इसको आम अल्फाज में बताओ ना कि जर्नलिज्म जाए भाड़ में, ये कह रहा है बंदा। आज इसी शख्स को चंद लोग, एक टोला सहाफत का अलम बरदार बनाकर पेश कर रहे हैं। मुझे तो उन लोगों पे अफसोस हो रहा है जो इस बंदे को डिफेंड करें, जो बंदा अलग कहता है फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं सिर्फ कारोबार करता हूँ, जर्नलिज्म जाए भाड़ में। उस वक्त सहाफत पर हमला उन चंद लोगों को, उस टोले को क्यों नजर नहीं आया था जब कई हजार सहाफियों के रोजगार पर लात मारकर बोल को साजिशें करके बंद किया गया था? मैं पूछती हूँ उस टोले से, उस वक्त कहाँ गई थी सहाफत पर, क्या कहते हैं, कदगन कहाँ गई थी जब सिर्फ जाती फायदे के लिए मुल्क के मुआशी फायदे को नजरअंदाज कर दिया गया था? उस वक्त कहाँ गई थी इन बड़े बड़े सो कॉल्ड सहाफियों की सहाफत? क्योंकि मैं इनको बड़ा नहीं मानती, ये कहते हैं हम बड़े हैं, तो मैं सो कॉल्ड कह रही हूँ, सोडो जिस हम कहते हैं, सोडो इंटेलेक्चुअल्स, ये अपने आप में बड़े सहाफ़ी। इनकी सहाफ़त कहाँ गई थी जब एक ऐसा जुर्म जिसमें शख्सी ज़मानत मिल जाती है, 1.5 साल तक कैद में रखा गया एग्जैक्ट के मालिक को? उस वक्त कहाँ गई थी इनकी सहाफ़त जब बोल और एग्जैक्ट से मुंसलिक अफराद के बच्चे फाके करने पे मजबूर हो गए थे? उस वक्त जुल्म नज़र नहीं आ रहा था इनको? उस वक्त कहाँ गई थी सहाफ़त जब एक आम सहाफ़ी बोल की बंदिश के बाद दर बदर भटक रहा था? उस वक्त कहाँ गई थी सहाफ़त जब एक मुल्क दुश्मन गैर मुल्की सहाफ़ी के एक आर्टिकल की बुनियाद पर 18 साल से काम करने वाली वो IT कंपनी जिसने मुल्क को सिर्फ फ़ायदा ही दिया, मुआशी तौर पर सपोर्ट किया, मुनाफा कमा कर दिया, सिर्फ मुनाफा, उसको सिर्फ 6 घंटों में बंद कर दिया गया था? उस वक्त कहाँ गई थी सहाफ़त जब एग्जैक्ट और उसके मालिक पर झूठे इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी गई थी? इल्ज़ाम तो ISI के साबिक सरबराह पर भी लगाए और वो भी पूरे 8 घंटे तक लगाते रहे। अपने मुल्क के हसास इदारे के सरबराह को दहशतगर्द बनाकर दिखाया जाता है, ये भी होता रहा हमारे मुल्क में सहाफ़त के नाम पर। सहाफ़त कहाँ थी उस वक्त? किसी ने सवाल नहीं किया। और सहाफ़त की इंतहा देखिए, सिर्फ ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए एक शख्स का किस तरह मीडिया ट्रायल किया गया, उसकी एक मिसाल ये देखिए। न्यूज़ थी इस चैनल की जिसका मालिक आज कुछ लोगों की नज़र में सहाफ़ी बना हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मीर शकील के अखबार ने भी ये खबर लगाई कि जी एग्जैक्ट के कंप्यूटर से 25 फहश वेबसाइट्स का डाटा पकड़ा गया और उन वेबसाइट्स की अपलोडिंग एग्जैक्ट के दफ्तर से ही की जाती थी। ये खबर मीर शकील रहमान के अखबार में भी लगाई गई और मीर शकील रहमान के चैनल पर भी चलाई गई ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में। इसकी हकीकत क्या थी, अब ज़रा ये भी देख लीजिए। एक इल्ज़ाम लगाया था जो सारे मीडिया चैनल्स ने चलाया, अखबारों की लीड बना कि इस हाउस के अंदर कुछ ऐसी वेबसाइट्स बनती थी फैश तस्वीरों की और मूवीज़ की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमें कोई एविडेंस नहीं मिली, कोई किसी फोश मूवीज़ या पोर्न वेबसाइट्स के ना वो हमारा शोबा है ना हमारा फील्ड है। के नाम से जब अगर किसी अखबार की हेडलाइन छपे, डॉन में जंग में आए और जियो के अंदर चले, तो आपने उसकी तरदीद नहीं की? मैं पाक लॉ कराची में नहीं था और हर जगह ये चल रहा था कि मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करूँ, इस लाइक दैट। ये तो फिर होता है, मतलब पोर्न टाइप की कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं। ये सहाफ़त थी या इंतकाम था? मैं पूछती हूँ तमाम देखने वाले नाजरीन से,
ना ये सहाफ़त थी, ना इंतकाम था, बल्कि ये तो कारोबार था, बिजनेस। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। जिसके खिलाफ चाहें जो खबर चला दें, कोई रोकने वाला नहीं है। जिसको चाहो दहशतगर्द बना दो, टोकने वाला कोई नहीं। 8-8 घंटे चलाते रहो ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में, कोई पूछने वाला नहीं। जिसको चाहो ब्लैकमेल करो, कोई पूछने वाला नहीं। जिसको चाहो आप करप्ट शख्स को हीरो बना दो, कोई सवाल करने वाला नहीं। पाकिस्तान में सहाफ़त के नाम पर क्या कुछ होता रहा और क्या होता रहा, मुझे बताएं। क्या मीर शकील के चैनल से ताल्लुक़ रखने वाला एक आम सहाफ़ी, मैं पूछती हूँ जो सहाफ़ी देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम, क्या मीर शकील के चैनल से ताल्लुक़ रखने वाला एक आम सहाफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है? एक आम सहाफ़ी की ना तनख्वाह से महंगा चश्मा इस मीर शकील ने लगाया होगा यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। सारी ज़िंदगी नहीं खरीद सकेंगे चश्मा आप। मीर शकील के चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले का एक आम सहाफ़ी जिसको काम करते बरसों गुजर गए, उसको सिवाय एक मामूली सी तनख्वाह के और क्या मिला, आज मैं सहाफ़ी से पूछती हूँ, क्या वो अपना घर बना सका? जितने लोग इस चैनल में काम करते हैं इस मीर शकील के लिए, क्या इतने साल वहाँ जॉब करने के बाद अपना घर बना सके आप? बहुत से लोग जो अभी भी किराए के मकान में रहते होंगे, क्या वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके? क्या वो अपनी ज़िंदगी में किसी लग्जरी का इजाफा कर सके? क्या दिया उसे मीर शकील रहमान ने? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो कारोबारी है। वो कहते हैं फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। उस आम सहाफ़ी की ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए बोल आ रहा था नंबर 1 न्यूज़ चैनल ऑफ पाकिस्तान। ये बोल आ रहा था उसी आम सहाफ़ी के लिए, उसकी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए। ये बात तो पूरी सहाफ़ती बरादरी भी जानती है कि जब बोल की लॉन्चिंग करी थी, याद करें, तब तमाम मीडिया हाउसेस ने अपने मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाकर उनको रोकना चाहता। अब घर बैठे नाजरीन ज़रा गौर से सुनिएगा, सहाफ़ती जो लोग हैं, जो सहाफ़ती कम्युनिटी है हमारी, वो तो सब जानते हैं, मीडिया इंडस्ट्री सब जानती है। अब घर बैठे नाज़रीन ज़रा सुनिएगा कि जब बोल आ रहा था तो तमाम ये जो लोग हैं उन्होंने सैलरीज बढ़ा के अपने एम्प्लॉयज़ को रोकने की कोशिश की थी। खासतौर पर मैं इस ग्रुप की बात करूँ जिसका मालिक है ये मीर शकील रहमान। जब बोल का आगाज़ होने वाला था, जब मुल्क के तमाम मीडिया हाउसेस अपने मुलाजमिन को रोकने के लिए सहूलियात और मराद देने पर भी तैयार हो गए थे, लेकिन मीर शकील ने देखा कि उसके मुलाजमीन रुकने के लिए तैयार ही नहीं। हर सूरत बोल का हिस्सा बनना चाहते हैं। कौन नहीं बनना चाहता था बोल का हिस्सा? हर कोई चाहता था। मीर शकील को ये बात अच्छी ना लगी। उसने देखा कि उसके तो लोग उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं, इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, बोल का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो उसने मुलाजमीन की सहूलियत बढ़ाने की बजाय, अब जरा देखिए आपको समझ आएगी इस बंदे की मेंटालिटी, कि तब भी मुलाजमीन की सहूलतें नहीं बढ़ाई। सोचा कि क्यों ना बोल को ही बंद करने की साजिश शुरू कर दूं, यानी ना सहूलियात बढ़ानी पड़ेगी, ना जेब से पैसा देना पड़ेगा इन एम्प्लॉयज़ को। उधर हम साजिश करके उस ग्रुप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। किसी की जुर्रत कैसी हुई कि मीर शकील के मुकाबले में आके खड़ा हो जाए? फिर इस बंदे ने साजिश शुरू की। ये है हमारे मुल्क की जर्नलिज्म, सहाफ़त, जिसमें सिर्फ चंद बड़े लोग, जो बड़े लोगों के आगे इस तरह हाथ बांध कर खड़े होते हैं, उनको सहाफ़ी कहा जाता है। आज मैं अलग कहती हूँ, बड़े लोगों के आगे हाथ बांध के खड़े होते हैं ऐसे, कोई अना नहीं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नफ्स नहीं। उसको भी कहते हैं कि इज्जत नफ्स जाए भाड़ में, फॉरगेट अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, लाइक ही सेड फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। कारोबारी है ना। जो चंद लोग फौज के खिलाफ करप्ट अफराद की हिमायत करते हैं, उनको बड्डा सहाफ़ी कहा जाता है। ये कहते हैं, मैं नहीं मानती उनको सहाफ़ी। वो लोग जो सियासी अशराफिया के साथ चिमटे होते हैं अपने मुफाद के लिए, उनको सहाफ़ी कहा जाता है। वो लोग 3-3 बारियां लेने वालों की शान में कसीदे गाते हैं, कसीदे पढ़ते हैं। उनके जूते भी साफ़ करने पड़े ना, यकीन जानिए, जूते भी साफ़ कर देते हैं, अपने कपड़ों से जूते साफ़ करना शुरू कर देते हैं। हर दौर में उनके साथ चिपक जाते हैं, मरात इंजॉय करते हैं, प्लॉट्स लेते हैं, फ़ायदे लेते हैं, मिठाई लेते हैं, उनको सहाफ़ी कहा जाता है। आज भी हमारे मुल्क के एक आम सहाफ़ी का हाल क्या है? मैं तो आम सहाफ़ी की बात करूँगी। सहाफ़त मीर शकील की गिरफ्तारी से ख़तरे में पड़ गई। जिस तरह जमहूरियत ख़तरे में पड़ती है ना, आपने सुन रखा है, सबको पता है जमहूरियत ख़तरे में कब पड़ती है। इसी तरह सहाफ़त इस बंदे की गिरफ्तारी से ख़तरे में पड़ गई। सहाफ़त का इस्तेसाल तो बहुत अरसे से जारी है। एक सहाफ़ी को सिंध में कत्ल कर दिया गया, वो था सहाफ़त का कत्ल। उस पर मचाना था ना इतना वावेला, उस वक्त करते ट्रांसमिशन, उस वक्त कहते कि सहाफ़त कत्ल हो गई। मीर शकील कहाँ से सहाफ़ी आ गया भाई? मीर शकील तो एक बिजनेसमैन है, खुद कहता है, उसको अपना कारोबार अजीज़ है। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। आज सरकारी इश्तिहारात बंद हो गए तो हुकूमत भी दुश्मन है।
आज सरकारी नवाजिशात बंद हो गई तो हुकूमत भी गैर जमहूरी हो गई। आज हुकूमत तुम्हारे मतलब की नहीं है, तुम्हारी खुशामद नहीं करती, तुम पर मेहरबानी नहीं करती, तो हुकूमत में 1000 बुराइयाँ, 100 नक्स नज़र आएंगे आपको, और आ रहे हैं। इस मुल्क में होता क्या है, इस मुल्क में बड़े अफसोस के साथ कहूँगी नाजरीन, मसला उस वक्त होता है जब कोई गॉड फादर या फिरौन पकड़ा जाता है। जमहूरियत किसे कहते हैं? जमहूर की हुक्मरानी यानी अवाम की हुक्मरानी। तो इस मुल्क में जमहूरियत को ख़तरा कब हुआ? जब अवाम मरे तब हुआ, जब अवाम को खाना नसीब नहीं हुआ तब हुआ, जब अवाम को इंसाफ नहीं मिला, जब अवाम को कानून तक रसाई ना मिली, जब अवाम को तालीम ना मिली, जब अवाम को रोज़गार ना मिला, जब अवाम को बुनियादी हकूक़ ना मिले। जी नहीं, अवाम मरते रहे, जमहूरियत महफूज रही। अवाम का इस्तेहसाल किया जाता रहा, जमहूरियत तब भी महफूज रही। अवाम को कानून ने ही दिन दहाड़े मॉडल टाउन में मारा, जमहूरियत तब भी महफूज रही। अवाम को सिंध में भूख ने मारा, जमहूरियत महफूज थी। अवाम को पंजाब में गुलू भट्ट ने मारा, तब भी जमहूरियत को कुछ नहीं हुआ, जमहूरियत को कोई खतरा नहीं था, जमहूरियत महफूज थी। अवाम को वडेरों ने मारा, जागीरदारों ने मारा, सरकारी अहदेदारों ने मारा, जमहूरियत महफूज थी। जमहूरियत उस वक्त हुआ जब कोई बड़ा अवामी रहनुमा पकड़ा गया। जमहूरियत को ख़तरा उस वक्त हुआ जब 3-3 बारियां लेने वालों ने से उनके असासों का सवाल किया गया। जमहूरियत को ख़तरा उस वक्त हुआ जब वज़ीर आज़म से पूछा गया कि उनके बच्चे शनाख्ती कार्ड बनने से पहले अमीर कैसे हो गए। जमहूरियत को ख़तरा उस वक्त हुआ जब सिंध में जाली अकाउंट्स का पता चला और तहकीकात हुई। जमहूरियत को ख़तरा उस वक्त हुआ जब बड़े आदमी पर हाथ डाला गया, क्योंकि इस मुल्क की जमहूरियत का 80% ताल्लुक एलीट क्लास से है। छोटे आदमी को तो जमहूरियत सॉरी टू से मुँह ही नहीं लगाती। बिल्कुल इसी तरह इस मुल्क की सहाफ़त का भी हाल है। सहाफ़ी मर गया कोई बात नहीं, सहाफ़त महफूज है। एक आम सहाफ़ी की तनख्वाह आज भी वही है जो पिछले 5 साल पहले थी, कोई बात नहीं, सहाफ़ी महफूज है, सहाफ़त भी महफूज है। बोल बंद हुआ, कई हज़ार सहाफ़ी बेरोज़गार हो गए, कोई बात नहीं जी, सहाफ़त महफूज है। सहाफ़ी के पास ना सहूलियात हैं, ना तनख्वाहों में इजाफा होता है, लेकिन कोई मसला ही नहीं, सहाफ़त महफूज है। इदारों के ख़िलाफ़ बिला जवाज़ बग़ैर सबूत इल्ज़ाम लगाए जाते रहे, सहाफ़त है और सहाफ़त महफूज ही है। लेकिन मीर शकील पकड़ा गया, बस जी सहाफ़त को शदीद ख़तरात लाहक हो गए। किसी बड़े सहाफ़ी के साथ तफसीलात मांग ली गई, बस फिर सहाफ़त को ख़तरा हो गया। मीर शकील वो शख्स है जो पाकिस्तान में नहीं रहता। मीर शकील वो शख्स है जिसके चैनल ने एक हसास इदारे के सरबराह को दहशतगर्द बनाकर दिखाया। मीर शकील वो शख्स है जिस पे कई मुकदमात हैं, कई मुकदमात, कोई एक नहीं, कई मुकदमात। मीर शकील वो शख्स है जिसने सहाफ़ी के रोज़गार पर लात मारी। मीर शकील वो शख्स है जिसने ज़ाती मुफाद को तरजीह दी। मीर शकील वो शख्स है, अब सच सुनिएगा, कड़वा कड़वा सच, जो फेयर कंपटीशन से डरता है, घबराता है और बोल को बंद करवाने के लिए कोशिशें करता है, साजिशें करता है। मीर शकील वो शख्स है जिसके नज़दीक कारोबार से बढ़कर और कुछ नहीं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, ही इज़ अ बिजनेसमैन। और जो लोग खुद को सहाफ़ी कहते हैं, बड़ा सहाफ़ी, और आज वो मीर शकील की गिरफ्तारी पे मातम कर रहे हैं, वो दिलवाएं ना मीर शकील से एक आम आदमी को तनख्वाह, एक आम सहाफ़ी को तनख्वाह दिलाएं। आज मैं उनको कहती हूँ वो बायकॉट करें मीर शकील का। वो उतने ही सहाफ़ियों के हकूक़ के अलमबरदार थे या हैं, अगर इतने ही हैं तो मुखालिफत करते बोल की बंदिश की। आप लोग क्या जाने एक आम आदमी कैसे गुजारा करता है। सहाफ़त पर हमला हो गया क्योंकि मीर शकील मीडिया इंडस्ट्री का फिरौन गिरफ्तार हो गया। सहाफ़त पर हमला उस वक्त क्यों नज़र नहीं आया था जब एक मुल्क दुश्मन सहाफ़ी की खबर पर पूरा का पूरा चैनल बंद कर दिया गया था। एक IT कंपनी जो 18 सालों से काम कर रही थी, सिर्फ 6 घंटे में बंद कर दी गई। जो हाल इस मुल्क में जमहूरियत का है, यकीन जानिए कुछ लोगों ने सहाफ़त का वही हाल किया हुआ। मीर शकील एक मुल्ज़िम है, उस पर उसको अपने मुकदमात का सामना करना होगा, और यही जमहूरियत का हुस्न है, यही कानून का तकाज़ा भी, और ये है मकाफ़ात अमल। इस दुनिया में इंसान जो कुछ करता है उसका बदला ज़रूर मिलता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अच्छाई की जज़ा जिस तरह ज़रूर मिलती है, उसी तरह बुराई की सज़ा भी मिलती है। आज किसी का दिल दुखाओगे तो कल को अपना दिल भी दुखेगा। आज किसी का हक मारोगे तो कल को अपना हक भी नहीं मिलेगा। आज किसी को धोखा दोगे तो कल को खुद को भी धोखा ही मिलेगा। और आप देख लीजिएगा, ऐसे कब तक चलेगा? मेरे मुताबिक ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि एक शख्स की वजह से सहाफ़त ख़तरे में पड़ गई। हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। जनरल साहब वार्म वेलकम। जनरल साहब, अचानक शोर उठा कि सहाफ़त ख़तरे में पड़ गई। एक शख्स की गिरफ्तारी से सहाफ़त ख़तरे में कैसे पड़ गई? मैं अक्सर कहती हूँ कुछ लंडे के लिबरल्स हैं हमारे यहाँ, कुछ लंडे के सहाफ़ी भी हैं, किसी का नाम नहीं लूँगी, जिनको लगना शुरू हो गया कि सहाफ़त ख़तरे में पड़ गई। ये सहाफ़त क्या उसी तरह तो नहीं खतरे में पड़ गई जैसे अक्सर जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फिजा, मसला ये है कि मीडिया का नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह की बातें की जाती हैं, हालांकि हर शख्स अपने अमल के लिए, अपने कामों के लिए जवाबदेह है। अगर उस पर कोई इल्ज़ाम है तो बड़ी सीधी सी बात है कि आप अपने इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा हों अपने शवाहिद पेश करके। बिल्कुल। तो अगर वो नहीं है तो फिर आप इसका तरीक़ाकार ये इख्तियार करें कि ब्लैकमेल करना शुरू कर दें, कभी सहाफ़त के नाम पे और कभी सियासत के नाम पे कि जनाब ये जमहूरियत ख़तरे में हो गई। ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि अपने अपने इख्तियारात का या अपनी हैसियत का एक गलत इस्तेमाल करके तो आप अपने काले करतूत छुपाना चाहते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। और तबाही उस वक्त मचती है जब बाज़ मीडिया में बाज़ लोग जो हैं वो पहले दिन से ही उनकी बेगुनाही की वकालत करना शुरू कर देते हैं, जबकि तहकीकात ना हो जब तक मुकम्मल, तो कौन कह सकता है कि जुर्म हुआ। तहकीकात शुरू करने से पहले जैसे ही किसी पे हाथ रखा जाता है तो उसके वकील निकल आते हैं और वो मीडिया के लोग होते हैं जो हर तरह की बातें आपको सुनाते हैं और उसके कहानियाँ बयान करना शुरू करते हैं। बुनियाद पे है, इंतकाम हो रहा है और ये इस तरह की चीज़ें, ये सारा जो कुछ ये ड्रामा आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, एहतसाब मुकम्मल तौर पे इसी वजह से हो नहीं सका कि ये कहानियाँ इतनी ज़ोर शोर से चलाई जाती हैं और मीडिया का इतना मिसयूज़ होता है, जिसके नतीजे में अवाम में एक इम्प्रेशन बनता है। और फिर आपने देखा कि नैब का भी कसूर है कि आज दिन तक सज़ा वो दिल नहीं सके। मेगा करप्शन केसेस सारे ही ज़मानतों के ज़रिए लोग बाहर चले गए, बाहर बैठे हैं और मामलात आगे चल नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है कि सारा ही एक नेक्सस ऐसा बन चुका हुआ है कुछ मीडिया का और कुछ बाकी अदारों का जो तहकीकात करते हैं और जिन्होंने आगे सज़ाएँ दिलवानी होती हैं। बिल आखिर फ्रस्ट्रेशन होती है कि जनाब रोज़ एक इंक्वायरी तो खुल जाती है लेकिन सज़ा देने का कोई ज़रिया नज़र नहीं आता। अच्छा जनरल साहब, एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आती, प्लीज़ मुझे भी समझाने की कोशिश कीजिएगा, नाजरीन को भी समझाने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग सोची समझी साजिश के तहत ये करते हैं उनको ज़रा आईना दिखाने की कोशिश कीजिएगा अपने मखसूस अंदाज में। कि मैं कल से देख रही थी इस चैनल पर जिसके मालिक को गिरफ्तार किया गया, और सारी बात है कुछ किया तो गिरफ्तार किया गया, ऐसे तो गिरफ्तार नहीं किया गया। अब मुझे बताइएगा कि ये बड़ा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के भी कुछ क्लिप्स चला रहे थे कि जी उन्होंने कहा था, और ये जिस तरह कोई किसी से बदला लिया जाता है, पंजाबी में कहते हैं खार निकाली जाती है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी कुछ गलत करते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए क्यों कहते हैं कि इनके साथ पर्सनल ग्रज निकाली जा रही है और इनके साथ जान के किया जा रहा है? क्या वजह है? देखिए, ना कोई ग्रज है, ना जान के किया जा रहा है। मुश्किल ये है कि इनके हवारी, इनके मुलाजिम जो इनके मीडिया हाउस में जिन्होंने इनके इशारों पे काम किया सारा, वो पहले दिन से ही एक दफ़ा शुरू कर देते हैं। और ये इनका नहीं, मुश्किल ये है कि मुल्क के तमाम बड़े बड़े करप्ट लोगों का इन्होंने दिफा किया है और दिफा इस तरह की उनकी वकालत की है। यानी तहकीकात शुरू नहीं हुई और पहले दिन से ही कहना शुरू कर दिया है कि इंतकामी कार्रवाई। भाई इंतकाम किस बात का? बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के अगर आप देखिए तो उनके असासे नज़र आते हैं, लेकिन ये मीडिया हाउस इनका जो है वो लगातार पहले दिन से उनकी वकालत करता रहा और वो ऐसे शोशे छोड़ता रहा जिससे लगता था कि उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है। हालांकि आपने, मैंने, सब ने हमने देखा कि पूरा ख़ानदान वो झूठ बोलता रहा अपने असासों के बारे में, वो झूठ रिकॉर्ड पे हैं। इसी तरह जरदारी साहब के केसेस हैं। यानी ये मुल्क जो है ये लुटा हुआ है और किसी को ना रहम है इस पर, ना किसी को कोई वफादारी है ऐसी। वो सवाए इसके कि करप्ट आदमी का साथ दे, उसको बचाए, उसके लिए सुबह शाम बैठा उसकी तौजीहात पेश करता रहे और इंतकामी कार्रवाई का नाम देता रहे। ये वो मुश्किलात हैं जो आपके एहतसाब के रास्ते में हायल हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में केस का फैसला करना मुश्किल है। आप देखिए कि जरदारी साहब का केस जब बाहर थे तो वहाँ पे
एक वजीर आजम को आपने कुर्बान कर दिया सिर्फ इस वजह से कि खत नहीं लिखा, क्योंकि पता था कि स्विट्जरलैंड में ये केस साबित हो जाएगा। वहाँ ये ड्रामे कोई नहीं सुनेगा जो आप यहाँ करते हैं। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए कि दोनों दफ़ा फोटो कॉपियाँ लगा के उनके केसेस ख़त्म करवा दिए गए। नैब ने फोटो कॉपियाँ लगाई, यानी नैब का मुलव्वस होना भी देख लें आप। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ के केसेस में उनकी जायदादों के बारे में डेली मेल ने वहाँ पे तफसीलें छापी, उन्होंने पूरी बिल्डिंगों की तस्वीरें दी और इनको पेंट हाउस पायरेट्स का खिताब दिया। ठीक है, वो समझ नहीं लगती कि बाहर तो जाके आप ना अपना मुकदमा लड़ते हैं ना कुछ, क्योंकि पता है कि बाहर सजा हो जाएगी। यहाँ बैठ के तो पूरा मीडिया वकालत कर रहा है, खास तौर पे ये जिस मीडिया हाउस के हजरत पकड़े गए हैं ये वकालत करते नजर आते हैं इनके लोग, और वकालत करके इनको कोई तरस नहीं आता अपने मुल्क पे जो लुटा हुआ है इन्हीं लोगों के हाथों, कि अगर कोशिश करनी है इस मीडिया ने तो लुटी हुई दौलत वापस लाने की करें। उसकी बजाय जो लूट चुका है, जो लूट के ले गया है, उसकी वकालत शुरू कर देते हैं पहले दिन से, पहले लम्हे से। जरा साहब मेरे ख्याल से वकालत फिर वही करता होगा। जरा साहब तो मुझे समझ आती है, अगर मुल्क का पैसा लूटा हुआ इस बंदे ने, उसकी कोई वकालत करे तो फिर मिल के खाने वाले वकालत कर रहे होंगे, जारी बात है। वही बात है कि अगर मिलके नहीं भी खाया तो उससे इस्तेफादा कर रहे हैं, उसके आप कह लीजिए कि तनख्वाहदार होंगे, कोई ना कोई तो फवायद उससे ले रहे होंगे। बिल्कुल फायदे की बात, हाँ मुफाद। आखिर पैसा अच्छा, तो काम जनरल कर रहा साहब है। एक और चीज मुझे बताइएगा। करता हूं, अच्छा एक सिंपल सी बात है, होती है जहां बड़ी क्लियर, अगर एक आदमी ने अरबों रुपए की करप्शन की है तो वो 10-15 करोड़ रुपया सिस्टम में लगा देता है। जी ठीक है। अच्छा एक सिंपल सी चीज है, एक लाइन में मेरे ख्याल से मैं बात को क्लियर कर दूंगी, नाजरीन भी समझदार हैं, आप भी समझते हैं, फिर बाकी आप इसकी कहते हैं ना तशरीह आप कर दीजिएगा डिटेल में जाके। एक बंदा गिरफ्तार हुआ है और कुछ लोग कहते हैं जी सहाफत पर हमला हो गया, ये तो सहाफत खतरे में पड़ गई। वो बंदा खुद कहता है कि फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, आई एम अ बिजनेसमैन। जब एक बंदा खुद को सहाफ़ी नहीं मान रहा, और अगर मैं इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करूँ, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, जर्नलिज्म जाए भाड़ में, भूल जाए जर्नलिज्म को। जर्नलिज्म क्या होता है, सहाफत क्या होती है, आई एम अ बिजनेसमैन, मेरे लिए सब कुछ कारोबार है। जर्नलिज्म जाए भाड़ में, वो खुद को सहाफ़ी मान ही नहीं रहा, वो कारोबारी है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि सहाफत पर हमला हो गया? देखिए, उस वक्त जो बातचीत थी ये भी इन्होंने अदालत के बाहर की थी जब इनको बुलाया जाता था। बिल्कुल याद है मुझे। और आपको याद होगा कि साकिब निसार साहब के सामने इन्होंने पेशियां भुगती, तो उस वक्त ये अपना जी उस वक्त ये जो अपना केस भुगताना चाह रहे थे, उसमें ये सहाफत से लाताल्लुकी इन्होंने जाहिर की इस वजह से कि ये दुनिया को बता सकें कि जनाब मेरा सहाफत से कोई वास्ता नहीं, अगर उसमें कोई गलत काम हो रहा है या कोई ऐसी खबर है जो कि झूठी है तो मेरा उससे ताल्लुक नहीं है, मैं तो एक कारोबारी आदमी हूं और मैं अपना अदारा चला रहा हूं। लेकिन आज जब अपने ऊपर हाथ आया है तो कारोबारी अदारा छोड़ के तो वो साफी बन चुके हैं। तो फिर ये कहने कारोबार पे हमला कहना, सहाफत पे हमला क्यों? कोई नहीं, ये सहाफत को इन्होंने इस्तेमाल किया दौलत जमा करने के लिए। अब वो इनके यहाँ तो लिंक मौजूद है कि बिजनेस और सहाफत दोनों का लिंक मौजूद है, इसलिए कि ये जरिया है दौलत कमाने का। आप ब्लैकमेल करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे मौका, जैसे जरूरत पड़े उसके मुताबिक कभी साहबी बन गए और कभी आप अपने बिजनेसमैन बन गए। ये अवाम को समझना चाहिए, यानी सिचुएशन के हिसाब से कभी कारोबार पर आ जाता है तो कभी सहाफी। ये चालाक लोग, क्लेवर लोग, ये उनको किस तरह बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है जी, अच्छा कैसे कभी ठीक है। जनरल साहब मुझे ब्रेक पे जाने, ब्रेक से आने के बाद बात करें 1986 से मोहब्बतें और दोस्तियां पलती बढ़ती रहीं, और अब देखें अगर 2020 की बात करें, 86 से 20 में 34 साल होने को हैं। ये दोस्तियां बड़ी पुरानी हैं, किसकी किससे दोस्ती, किसने किसको कितना नवाजा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान, मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। और ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे जी कि सहाफ़त पर हमला हो गया, सहाफ़त पर हमला हो गया। मैं दोबारा दोहराना चाहूँगी अपने अल्फाज को कि सिर्फ इतनी लाइन में समझ लें, एक लाइन में समझाना चाहूँगी कि एक बंदा खुद कहता है कि जर्नलिज्म जाए भाड़ में, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, मैं एक कारोबारी शख्स हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, यानी वो कारोबार को तरजीह देता है, उसका मुफाद कारोबार में है, वो कहता है फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म।
तो उसको सहाफ़ी कैसे कह दिया आपने? आप कैसे कहते हैं कि साहत खतरे में पड़ गई? अगर उस बंदे की गिरफ्तारी अमल में आ जाती है तो जनरल साहब दोबारा आपकी तरफ आना चाहूँगी। 1986 यानी आज से ठीक अगर हम कहें 34 साल पीछे चले जाएं आप, अगर महीने आगे पीछे कर दो मुझे बताइएगा, मतलब चले 33 या 34 बनेगा। 1986 से 2020 तक आपको याद होगा जब उस टाइम पे वज़ीर आला थे नवाज शरीफ साहब, जो कि आजकल नेशनल एक बीमार है पाकिस्तान के, तब से नवाजिशें थी उनकी इन साहब पे। फिर होता है ना कि जब नमक हलाली करनी पड़ती है, जारी बात है, किसी ने आपको नवाजा होगा तो फिर आप अपने कारोबार के थ्रू उनको नवाजते हैं, वो आपको नवाजते हैं, आप उन पर नवाजिशें करते हैं। ये तब से कनेक्शन चला आ रहा है, यानी मोहब्बतें और जो दोस्तियाँ हैं मीर शकीर रहमान की और नवाज शरीफ साहब की, वो बड़ी पुरानी है। और अच्छा, मैं ज़रा थोड़ी मज़ाक की बात करना चाहूँगी। कहते हैं जी जब मियाँ बीवी मेड फॉर ईच अदर हो ना, तो एक वक्त ऐसा आता है शादी के कुछ साल बाद कि दोनों की शक्लें मिलना शुरू हो जाती हैं। इनकी मोहब्बत भी ऐसी कि ये दोनों भी कहीं ना कहीं मिलते जुलते दिखाई देना शुरू हो गए हैं। जी जनरल साहब। देखिए, बदकिस्मती ये है कि मियाँ साहब के भी कोई अपने पल्ले से चीज़ नहीं जा रही थी, ना ही उनका ज़ाती था कोई। वो हुकूमत पाकिस्तान के और सरकारी माल पे और लोगों के जो वर्कर्स के लिए प्लॉट्स थे उन पे ये मेहरबानी करते रहे दूसरे लोगों को ओब्लाइज करने की। और ये ओब्लाइज करना वही जो हलवाई की दुकान पे नाना जी का फातिहा पढ़ा जाता है, ये हाल इन्होंने किया मुल्क का। चुनाचे उस चीज़ का फ़ायदा मियाँ साहब भी आज दिन तक उठाते रहे। आपने देखा कि इनके मीडिया हाउस ने उनके तमाम हर तरह के जितने भी करप्शन के केसेस और चीज़ें, उसमें उनकी भरपूर वकालत की, बेगुनाहियाँ उनकी साबित करने के लिए, और उसमें झूठ के पलंदे सामने लाते रहे, झूठ के पलंदे बोलते रहे, हक़ाइक़ से जिसका वास्ता नहीं था। और उसके बदले में फिर प्लॉट भी लिए। और भी अगर मेरा ख्याल है कि अगर इसकी तहकीकात हो, खंगाला जाए तो बहुत कुछ निकल आएगा। ये ऐसे नहीं है कि आपने 34 साल पहले लिया और उसके बाद मियाँ साहब कई दफ़ा इक़्तिदार में आए। अगर वो ताल्लुक मौजूद था तो ताल्लुक तो उसमें फ़वाइद तो हासिल किए होंगे, कई दफ़ा फ़ायदे लिए होंगे। वो खुद कहता है मैं कारोबारी हूं, तो जाहिर बात है कारोबारी बंदा वही होगा जो फ़वाइद हासिल करेगा। और बात आगे बढ़ी तो कई और चीज़ें निकल आएंगी। हाँ, तो नेचुरली बिल्कुल। अभी इसमें मेरा ख्याल है कि अगर टैक्स के केसेस का चेक किया जाए तो लाजमन टैक्स एवेजन के केसेस भी मौजूद होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्होंने टैक्सेस में काफ़ी सारे गवर्नमेंट से रिलीफ लिए हैं। वो रिलीफ क्यों लिए हैं, क्या वजह थी, क्या वो जायज़ तरीके से लिए गए हैं या क्या वाकई इनका राइट बनता था। सो टैक्स तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं। मेरा ख्याल है कि अभी तहकीकात अगर हों, ये अलग बात है कि मुझे जिस तरह पहले मेगा केसेस का हाल हुआ है, मुझे इसका भी यही लगता है कि इनको सज़ा वगैरह तो शायद ना हो, क्योंकि ये निज़ाम पूरा इनका ताबे है, जैसे बाकी लोगों का ताबे है। जरदारी साहब देख लें, नवाज शरीफ साहब की फैमिली देख लें, वो पकड़ लेते हैं, तहकीकात ज़रूर करते हैं, एक कोराम मच जाता है, लेकिन बिल आखिर जब मुकदमा चलने का वक्त आता है तो ये सारे लोग जो हैं या ज़मानतें हो जाती हैं इनकी या सजाएं नहीं होती। तो ये तो सिस्टम है, जिससे आम लोग बहुत मायूस होते हैं जनरल साहब, खरीदा गया है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि निज़ाम ऐसा हो कि तमाम लोगों के लिए तो बिल्कुल कानून एक हो, और लोगों में बड़ी मायूसी फैलती है जब ऐसा होता है। वो हो, देखें, नैब हमें ये बताता है कि हमने 70 अरब रुपया रिकवर किया, लेकिन जो मेगा केसेस वाले हैं इनसे को 1 रुपया भी अगर किसी ने रिकवर किया तो वो हमें बता दे। मैंने तो नहीं देखा कि ये मेगा केसेस में कोई 1 रुपया भी नैब ने किसी से रिकवर किया। तो बात ये है कि ये तो सारे जमानतें करवा के तो बाहर बैठे हैं आराम से, कोई बाहर चला गया मुल्क से, कोई वैसे बैठा है घर में, यहाँ पे आराम से। तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम कहीं ना कहीं कमज़ोर है, इसमें कमज़ोरियाँ हैं ऐसी जो कि इन्फ्लुएंशियल आदमी उससे फ़ायदा उठा रहा है। तो फिर इमरान खान साहब, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी जनरल साहब, मेरा आखिरी सवाल जरा सुनिएगा, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। इमरान खान साहब तो यही कहते थे ना कि मैं सिस्टम चेंज करूंगा, तब्दीली का नारा लगाया। वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ना झुकेगा ना बिकेगा। अब जब इमरान खान के होते हुए भी सिस्टम वही रहेगा तो फिर हम क्या करें? उम्मीद फिर किससे रखे कोई? अब कुछ तो फर्क हो। देखें, सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत सारे लोगों का तावन चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन इतनी डीप रूटेड थी और इतनी फैली हुई थी कि आज कोई भी शख्स जो बाहर बैठा है या कई हुकूमती लोग भी वो नहीं चाहते कि इमरान खान कामयाब हो। ये वो सारा मसला है कि अगर हुकूमतों में आप लोग आए हैं तो वो भी सोच रहे हैं कि क्या वजह है कि हम आ गए तो हमें खाने पीने का मौका नहीं मिल रहा, तो वो ये चाहेंगे कि जनाब ये शख्स कामयाब ना हो। अगर ये कामयाब हो जाता है तो ये तो
मुश्किल हो जाएगी। हुकूमतों में आके तो लोग खाते पीते हैं। इसी तरह बाहर बैठ के जो लोग बाहर हैं सिस्टम में, उनको भी अंदाज़ा है कि हमारे केसेस अगर खुल गए तो हम मारे जाएंगे, लिहाजा बेहतर यही है कि यह शख्स जो है इसको कहीं ना कहीं इसको डिच किया जाए ताकि दोबारा ये मसला ही न उठे। आपको पता है पहले ताजरों ने ब्लैकमेल करके, इंडस्ट्रियलिस्ट ने ब्लैकमेल करके अपने लिए रिलीफ ले लिया, फिर ब्यूरोक्रेट्स ने भी ब्लैकमेल करके ले लिया, और इसी तरह बाकी पूरी सोसाइटी में रह कौन जाते हैं लोग। ठीक है, तो यही मुश्किल है कि यहाँ पे करप्शन को खत्म करने के लिए बड़ा रुथलेस किस्म के प्रोग्राम का वक्त भी जरूरत खत्म है हो गया। जनरल शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तज्जिए के लिए। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह पीर के रोज़। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।